हमारे वीडियो का जो टॉपिक है द सेकंड कमिंग, ये एक पोम है जिसे लिखा है विलियम बटलर यीट्स ने, जिसे हम W.B. यीट्स भी कहते हैं। तो विलियम बटलर यीट्स 13 जून 1865 को आयरलैंड में पैदा हुए। ये एक आयरिश ड्रामेटिस्ट, पोइट, प्रोज राइटर थे और 20th सेंचुरी के लिटरेचर के प्रोमिनेंट फिगर्स में से एक समझे जाते हैं। और एबी थिएटर, जिसको आयरिश लिटरेचर का पिलर माना जाता था, उसको ग्रो करने में इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। इनका बहुत ज़्यादा मेन किरदार था। वो एक प्रोटेस्टेंट थे। और प्रोटेस्टेंट क्या होता है? ये एक क्रिश्चियनिटी के अंदर दो रिलीजन हैं, ठीक है। एक प्रोटेस्टेंट होता है, दूसरा कैथोलिक होते हैं। तो वो एक प्रोटेस्टेंट थे और एंग्लो आयरिश कम्युनिटी के मेंबर थे। उसको पोइट्री को उन्होंने क्या किया था कि पोइट्री जो है उसको अपनी अर्ली एज में पढ़ना शुरू कर दिया था और अंडरस्टैंड करने लग गए थे, जिसकी वजह से वो क्या हुआ था कि वो अर्ली एज में ही वो पोइट्री करना शुरू हो गए थे और तभी से वो आयरिश लेजेंड से इंस्पायर हो गए थे। यीट्स का जो अर्लीस्ट वॉल्यूम है, जो कि वर्सेस पर मुश्तमिल था, 1889 में पब्लिश हुआ और 1900 के बाद उनकी जो पोइट्री है वो ग्रो करना शुरू हो गई थी, लाइक फेमस होना शुरू हो गई थी। उन्होंने अपनी राइटिंग को ज़्यादातर फिजिकल, स्पिरिचुअल और रियलिस्टिक रखा है। 1923 में उन्हें नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर के अवार्ड से नवाजा गया। वो एक सिंबलिस्ट थे क्योंकि अपनी पोइट्री में वो क्या करते थे, एलुसिव इमेजरी और सिंबॉलिक स्ट्रक्चर को यूज़ किया करते थे। उनका जो पोइटिक स्टाइल है, जो उनका जो राइटिंग स्टाइल है, अगर वो देखा जाए तो सिंबलिस्ट होने के लिहाज से वो एक सिंगल वर्ड को चूज़ करके उसे इस तरह से प्रेजेंट करते थे कि उसके पीछे जो हिडन मीनिंग्स है और थॉट्स हैं वो रीडर्स के लिए क्या होती थी, इम्पैक्टफुली उन तक पहुंच जाती थी और वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाते थे। वो ज़्यादातर फिजिकल जो सिंबल्स हैं उनको यूज़ किया करते थे। यीट्स जो पुरानी ट्रेडिशनल फॉर्म हैं उसके मास्टर माने जाते थे, या उनको अपने पोइट्री के अंदर यूज़ करते थे और इतने वो परफेक्ट थे कि वो उनको मास्टर माना जाता था पुरानी ट्रेडिशनल फॉर्म को यूज़ करने पे। और मॉडर्निज्म का इम्पैक्ट भी उनके वर्क में नज़र आता है। उनके जो फेमस अर्ली वर्क हैं उनमें इन द सेवन वुड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड द ग्रीन हेलमेट 1910 to 1940 वगैरह इंक्लूडेड हैं। उसके अलावा अपनी लाइफ के लेटर ईयर्स में भी उन्होंने बहुत से नोटेबल वर्क किए जो कि फॉलोइंग्स हैं, यानी कि मैं बताने जा रहा हूँ। द क्राइसिस, एनिमल्स, डिसर्शन, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ W.B. यीट्स 1938, द सेकंड कमिंग जिसे पब्लिश किया गया था 1919 में, द टॉवर 1928, द विनिंग स्टार द 1933, न्यू पोम्स 1938। और यीट्स की डेथ जो है वो कब हुई थी? 28 जनवरी 1939 में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये W. यीट्स के बारे में एक इंट्रो था। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपनी पोम की तरफ, तो उसका इंट्रो देखते हैं। अभी पोम को शुरू करने से पहले उसका जो है वो राइटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमें उसकी राइटिंग स्टाइल का पता चल जाएगा और उसका द वे ऑफ राइट्स, उसके बारे में हमें पता चल जाएगा कि वो पोम किस बारे में लिखेगी और राइटर जो है वो उसको किस तरह डिपिक्ट कर रहा है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी पोम की तरफ। तो पोम का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द सेकंड कमिंग एक पोम है जिसे W.B. यीट्स ने 1919 में लिखा था। उसे पहले 1920 में द डायल में प्रिंट किया गया और फिर 1921 में यीट्स की एक वॉल्यूम जो है द वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स रिलीज हुआ, उसके अंदर उसको ऐड कर दिया गया। इस पोम में क्रिश्चियन इमेजरी को यूज़ किया गया है और इस पोम में यूरोप का पोस्ट वॉर एटमॉस्फेयर दिखाया गया है और इसे इस पोम में एलोगोरिकल यानी निशानदाही और मिसाल के तौर पर यूज़ किया गया है। इसके बाद ये सेवरल कलेक्शन में प्रिंट होती रही और इन कलेक्शन में माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर, द नॉर्शन एंथोलॉजी ऑफ मॉडर्न पोइट्री वगैरह इंक्लूड हैं। ये पोएम 22 लाइन्स पर कंसिस्ट है और इसे लिरिकल फॉर्म में लिखा गया है। इस पोम को बहुत रफ एम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। इसमें फ्रीक्वेंट एक्सेप्शंस को यूज़ किया है जो इसे फ्री वर्ड्स से असेंबल करती है। इसमें
हैफजर्ड राइम्स का इस्तेमाल किया गया है। अब हम इसकी पोम की समरी की तरफ बढ़ते हैं। ये पोम का इंट्रोडक्शन था कि ये पोम किस तरह है से ऑर्गेनाइज की गई है। अब इसकी समरी की तरफ बढ़ते हैं। तो एज वी नो के वर्ल्डली एटमॉस्फेयर का रिफ्लेक्शन बिल्कुल डायरेक्टली वहाँ के लिटरेचर पर पड़ता है। और W.B. यीट्स ने ये पोम जिन हालात में लिखी वो इरा तो जो है वो यूरोप में होने वाली वार के बाद का था, यानी पोस्ट वार यूरोपियन इरा। हर तरफ वायलेंस और ब्लडशेड देखने को मिलता था, हर कोई होपलेस हो चुका था और सभी प्रे करते थे कि अब जीसस क्राइस्ट आकर ही इन्हें बचा सकता है। और पोम का जो टाइटल है उससे भी हमें यही पता चलता है कि क्राइस्ट की दूसरी दफ़ा आने के बारे में, जो क्राइस्ट है वो दूसरी दफ़ा आने वाला है उसके बारे में पोम में बताया गया है। ये पोम एक तरह से रिलीजियस फेथ को भी प्रेजेंट करती है। पोम की स्टार्टिंग की लाइंस में पोइट कहता है कि इंसान अब गॉड के कंट्रोल से बाहर हो चुका है, गॉड का कंट्रोल इंसान के ऊपर नहीं रहा और ह्यूमंस के लिए फाल्कन के सिंबल को यूज़ किया गया है। पूरी दुनिया में अनार्की यानी लॉस ऑफ रूलिंग जो है वो फैल चुका है। कोई भी इंसान को जो है वो सुपरवाइज नहीं कर रहा, लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, सब लोग कनिंग और क्लेवर हो चुके हैं और जो नाइव पीपल हैं, मासूम लोग हैं, बहुत कम रह गए हैं और जो अच्छे लोग हैं वो बिल्कुल ही होपलेस हो चुके हैं, क्योंकि वो लोग दुनिया में होने वाले वायलेंस के अगेंस्ट कुछ स्टेप्स नहीं ले रहे और जो वर्स्ट पीपल हैं वो पूरे पैशन के साथ अपने काम जो है वो बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं और अपने काम कर रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। दूसरी स्टैंजा में पोइट ये एक्सप्रेस करता है कि कुछ मिस्टीरियस होने वाला है। वो होपफुल है कि जीसस ज़रूर आएंगे और ह्यूमैनिटी को सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे। पोइट अपनी कैपेसिटी को एलूसिव कैपेसिटी को यूज़ करते हुए रीडर्स को किसी डेजर्ट में ले जाता है जहाँ एक जो है फाइनिक्स को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी एक ऐसा क्रिएशन जिसका हेड इंसानों की तरह है जबकि बॉडी किसी लाइन की तरह होती है। और साथ ही वो ये भी बताता है कि वो फाइनिक्स कुछ हॉरिबल और टेरिफाइड भी नज़र आ रहा है और ये सन की तरह बेरहम पिटीलेस है। और वहाँ पे जो डेजर्ट के बर्ड्स हैं ना वो क्या कर रहे हैं कि वो घूम रहे हैं ऊपर डेजर्ट के ऊपर, वो किसी खतरे की निशानदेही कर रहे हैं और उनके अक्स जो है ना वो ज़मीन पे पड़े हैं। इस फाइनिक्स की वजह से वहाँ पर डार्कनेस आ चुकी है और वहाँ पे एक जो है बच्चा जो है वो 20th सेंचुरी से कर्डल में सो रहा है, यानी 2000 सालों से वो उस क्रैडल में सो रहा है और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट है, जो जिन्हें ये दुनिया जो है वो आए हुए 2000 से ज़्यादा अच्छा हो चुका है। और पोइट ये कहता है कि वो हॉरिबल फाइनिक्स जो है वो बैतलहम की तरफ जा रहा है। ये वो जगह है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट जो है वो पैदा हुए थे। तो यहाँ पे ये पोम जो है वो एंड हो जाती है और ये इस पोम की समरी। तो अब इसका एनालिसिस देखते हैं। यीट्स की जो है वो स्टनिंग और वायलेंट इमेजरी की वजह से द सेकंड कमिंग एक मोस्ट फेमस पोम मानी जाती है। ये एक तरह से थीमेटिक पोम है जिसे अंडरस्टैंड करना कुछ डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा नहीं कुछ डिफ़िकल्ट है। और ये पोम जो है वो बहुत सिंपल है, सिंपल भी है और डिफ़िकल्ट भी है। सिंपल इस तरह के ये बहुत सिंपल अंदाज में बयान की गई है, लेकिन इसकी जो थीमेटिक है, थीमेटिकली जो पोम है तो उसके कुछ थीम्स इस तरह बनाए गए हैं कि उनको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इस पोम के जो फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ने इस वक्त के हालात और कंडीशंस को डिस्क्राइब किया है और दूसरे स्टैंजा में ये बताया है कि किसी मॉन्स्टर की एंट्री हो रही है। ये बीस्ट किसी डेजर्ट में पड़ा हुआ है और बैतलम की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस जगह पे कुछ क्रिटिक्स की तरफ से जो है ब्लास्फेमी का ख्याल भी किया गया है। मीन्स कुछ क्रिटिक्स ये कहते हैं कि यीट्स ने यहाँ पे ब्लास्फेमी यानी मज़हब के अगेंस्ट कोई बात की है। इस पोम की स्टार्टिंग में इस्तेमाल होने वाले वर्ड गायर से मुराद चक्कर है, यानी एक ड्यूरेशन। इसने हर गायर को एक स्पेसिफिक रीजन में डिवाइड किया है जो कि किसी हिस्टोरिकल पीरियड के पर्टिकुलर टाइम को प्रेजेंट करती है। और ये भी कहा जा सकता है ये गायर किसी इंसान के एक साइकोलॉजिकल फेज को डिस्क्राइब करता है। इन्हीं लाइंस में पोइट ने ह्यूमंस को फाल्कन से असेंबल किया है और इंसान अपने गायर को इस कदर वेडेंट कर लेता है, वो फाल्कनर की जो है यानी बाजीगर की गिरफ्त से दूर हो चुका है, यानी इंसान अपने सर्कल से निकलकर जीसस क्राइस्ट के अहकामात और रूल से दूर होता जा रहा है। यहाँ हर गायर को इंसान की जो है वो मेंटल डेवलपमेंट के साथ असेंबल किया गया है कि जैसे फाल्कन उड़ता है वो अपने गायर यानी दायरा को बढ़ाता जाता है। इस तरह गुजरते वक्त के साथ साथ इंसान जो है वो उसकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ गई है
और साइंस और टेक्नोलॉजी में नई नई इन्वेंशन करता जा रहा है और अपने जो है वो रेडार से बाहर होता जा रहा है, गॉड से दूर होता जा रहा है, गॉड की गिरफ्त से दूर होता जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है वो जो पोइट है वो हमें बता रहा है। द सेकंड कमिंग 1921 की करंट हिस्टोरिकल मूवमेंट को डिपिक्ट कर रही है और इस पोम में रफ बीस्ट जो कि बेथलम की तरफ बढ़ रहा है वो एक न्यू एज को सिंबलाइज कर रहा है। जिस तरह फाइनिक्स तेज़ी से ग्रो कर रहा है इस तरह न्यू वर्ल्ड भी एक जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है और ये प्रोफेसी की तरह है। द सेकंड कमिंग एक तरह से मॉडर्न और एंशियंट दुनिया के दरमियान होने वाले कन्फ्लिक्ट को प्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और बेसिकली ये पोम जो है हिस्ट्री की कंट्रेरी फोर्सेस को प्रेजेंट करने के लिए एक मैग्निफिसेंट वर्क समझा जाता है। तो ये था इसका एनालिसिस, हमने इस पोम के बारे में देखा। अब हम इसके थीम्स को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से थीम जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। तो सबसे पहला जो थीम है वो है एपोकलिप्स। एपोकलिप्स क्या होता है? एपोकलिप्स का मतलब है क़यामत। इस पोम में पोइट ने जो है वो क्रिश्चियन कंसेप्ट के मुताबिक एपोकलिप्स के अकरेंस के बारे में बताया है। इस पोम में बाइबल के लास्ट बुक ऑफ रेवलेशन वर्जन को अलूड्स किया है, यानी कि उनको पॉइंट आउट किया है, उसकी तरफ इशारा किया है। और जो रफ बीस्ट है जो कि बेथलम की तरफ बढ़ रहा है वो क्राइस्ट की सेकंड कमिंग की तरफ पॉइंट कर रहा है। और एक फाइनिक्स की एग्जांपल के साथ जो है एपोकलिप्स के क्रिस्टिया विजन से डिफरेंट करके रिप्रेजेंट किया गया है। अब जो नेक्स्ट जो थीम है ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। इस पोम में जो फ्लड ऑफ डिसऑर्डर को रिप्रेजेंट किया गया है जो कि इस पोम का मेन थीम भी है। इस थीम की एक जो सेंट्रल इमेज जो है वो फाल्कन है, एक डिजर्ट बर्ड है जो कि अपने सर्कल को विडेंड करता हुआ उड़ा है। वो अपने ट्रेनर की आवाज़ भी नहीं सुन पा रहा और लॉस ऑफ कम्युनिकेशन और लैक ऑफ कंट्रोल एक तरह से डिसऑर्डर के एग्जांपल्स हैं जो कि इस पोम में डिस्क्राइब की गई हैं। उसके बाद अगर हम जो लिटरेरी डिवाइसेस देखें इस पोम में कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं, तो सबसे पहले जो लिटरेरी डिवाइस मैंने फाउंड किया है वो है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है? इस पोम में वैसे तो बहुत से मेटाफर्स यूज़ किए गए हैं सच एज द फाल्कन जैसे जिसे वर्ल्ड और कंट्रोलिंग फोर्स को डिपिक्ट कर रहे हैं। इस तरह द ब्लड डिम्ड जो वायलेंस को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया गया है। वाइल इस पोम में रफ बीस्ट जो दूसरी आने वाली मखलूक के तौर पर सेकंड कमिंग के तौर पर दिखाया गया है। इसी तरह सेकंड कमिंग को मेटाफोरिकली पढ़ना और फिर समझना बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट थीम है वो हाइपरबोल का है। ये भी एक लिटरेरी डिवाइस है और ये किसी स्टेटमेंट पर एम्फसाइज करने के लिए एग्जैजुरेट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। पोइट ने इस पोम की जो 10th लाइन है जिसमें उसमें हाइपरबोल को यूज़ किया है, जहाँ पोइट ने लिखा है श्योरली द सेकंड कमिंग इज़ एट हैंड। ऐसे लगता है कि जैसे कह रहा है कि जो बीस्ट ने कुछ ही देर में कुछ ही घंटों में इस दुनिया में आ जाना है और निज़ाम अपने हाथ में ले लेना है। तो ये हाइपरबोल है। उसके बाद जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है वो है कैंसोनेंस। ये किसी पोम में सेम साउंड की वर्ड्स के रेपिटेशन को कहते हैं, यानी एक ही लाइन में सेम साउंड के वर्ड्स जो हैं वो रिपीट हों, सच एज आर की साउंड को यूज़ किया गया है इस लाइन में। वर वैक्स टू नाइटमेयर बाय द रैकिंग क्रैडल। इस लाइन में आर का वर्ड बार बार इस्तेमाल हुआ। तो ये क्या है? ये कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। एजोनेंस होता है रेपिटेशन ऑफ वॉवल वर्ड और कॉन्सोनेंट्स होता है रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स। तो आर जो है वो कॉन्सोनेंट वर्ड्स है, तो यहाँ पे आर की रेपिटेशन की गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है वो है एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है? एल्यूजन इज एन indirect reference to a person, place, thing or idea of historical, culture, political or literary significance in a literary piece। यानी किसी चीज़ पर्सन को प्रेजेंट करने के लिए कोई इनडायरेक्ट रेफरेंस का इस्तेमाल किया जाना। सेकंड स्टैंजा की 4th लाइन में एल्यूजन का इस्तेमाल किया गया है। द स्पिरिचुअस एक लैटिन फ्रेज जिसका मतलब है वर्ल्ड सोल और इसका द सेकंड कमिंग टाइटल भी एक बिब्लिकल एल्यूजन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। तो ये थी आज की हमारी पोम जिसे हमने नरेट किया और ये पोम थी द सेकंड कमिंग जिसे विलियम बटलर यीट ने लिखा और इसे 1990 में पब्लिश किया गया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।